हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी टेली यूनिवर्सिटी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई, जो कि यूनिट सेकेंड का थर्ड चैप्टर है। ऑलरेडी आपका प्लेस ऑफ सप्लाई एंड द सप्लाई अंडर द जीएसटी हम कवर करा चुके हैं। आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। अब हम शुरू करें टाइम ऑफ सप्लाई। इसमें हम डिटरमाइन करेंगे कि वो कौन सी डेट थी जिस पे हमें जीएसटी पे करने की लायबिलिटी हम पे अराइज हो गई, मतलब कौन सी डेट जिसमें हमें जीएसटी पे करना था। तो टाइम ऑफ सप्लाई के अंडर हम ये 3 सेक्शन कवर करने वाले हैं, सेक्शन 13, 12 और 14। सेक्शन 13 हमें टाइम ऑफ सप्लाई बताएगा सर्विसेज का, सेक्शन 12 बताएगा टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का, और सेक्शन 14 हम पढ़ेंगे जब टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स और सर्विसेज का उस केसेस में जहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ जीएसटी है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप वीडियो रोक के देख सकते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम शुरू करते हैं। तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 2, टाइम ऑफ सप्लाई अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंडर हम कैसे टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, वरना आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आएगा। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का मतलब होता है कि अज्यूम करो कि मैं सप्लायर हूँ और आप बायर हो, मैंने आपको गुड्स सप्लाई किए, तो मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट करूँगी और गवर्नमेंट को पे कर दूंगी। इसे कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बट अगर हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म देखें तो उसमें क्या होगा कि मैंने आपको गुड्स सप्लाई किए, लेकिन आप मुझे जीएसटी पे नहीं करोगे, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दोगे। मतलब जहाँ पे जो बायर है वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली जीएसटी पे कर देता है, वो होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करते हैं वो देखने वाले हैं। टाइम ऑफ सप्लाई इन चारों डेट में से जो भी अर्लियर होगा, जो भी पहला होगा, पहली जिसकी डेट होगी वो कंसीडर कर लिया जाएगा। तो ये 4 कौन सी डेट है? डेट ऑफ इनवॉइस ड्यू, जिस दिन हमारा इनवॉइस ड्यू हो जाता है कि हमें इनवॉइस बना देना चाहिए था, या जिस दिन हमने एक्चुअल डेट पे इनवॉइस बनाया, या फिर जिस दिन हमने अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट लिया, या फिर जिस दिन हमने अपने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया। इन चारों में से जो भी अर्लियर डेट होगी वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाता है। बट नोटिफिकेशन 66/2017 आई थी, जिसके हिसाब से अगर आप नॉर्मल स्कीम के अंदर हैं, कॉम्पोजिट स्कीम को छोड़ के, कॉम्पोजिट स्कीम अभी आप आगे पढ़ोगे, अगर आप नॉर्मल स्कीम के अंदर हो तो आप एडवांस पे टैक्स नहीं लगा सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका बी वाला पोर्शन है, डेट ऑफ क्रेडिट इन अ बैंक अकाउंट और डेट ऑफ रिकॉर्डिंग इन अ बुक ऑफ अकाउंट, ये आपका इनइफेक्टिव हो गया। मतलब इसको आपको कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है जब तक क्वेश्चन में साफ साफ ना बोला हो कि आप जो है कॉम्पोजिट स्कीम के अंडर आते हैं। यही बात को मैंने और ज़्यादा बाद में एक्सप्लेन किया है कि टाइम ऑफ सप्लाई जो इस नोटिफिकेशन में क्या था और क्या क्या इनफेक्टिव हो गया। और नोट ये है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको यही एज्यूम करना है कि आप नॉर्मल सप्लायर हो और जो आपको एप्लीकेशंस करनी है वो 12 सबसेक्शन 2A की करनी है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था सर इसमें कि आपको अब डेट कौन कौन सी देखनी है, डेट ऑफ इनवॉइस ड्यू एंड एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस। तो अब हम केसेस पढ़ने वाले हैं कि ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस कैसे निकालते हैं। अब ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस निकालने के लिए हम सेक्शन 31 पे जाते हैं। अब इसमें कई सारे केसेस हैं, इन्हें ध्यान से देखना, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। केस 1, अगर आपका मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, मतलब एक जगह से गुड्स आपके दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगी? बिफोर और एट अ टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, जिस टाइम पे आपने गुड्स रिमूव किए या उससे पहले। जैसे कि एक्स ने गुड्स सोल्ड किए वाई को, और वाई ने वो जो गुड्स है वो डिस्पैच कर दिए एक्स के प्रेमिसेस पे 10/8/2024 को। तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगी? जिस दिन उसने ये ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस हो गई, मतलब जिस दिन उसने डिस्पैच किया वो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस है। बट एक्स ने जो इनवॉइस एक्चुअली रेज किया वो 14/8/2024 को किया। तो अब हमारे पास 2 डेट आ चुकी हैं, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस एंड एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस। तो अगर अब हमें टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है तो कैसे निकलेगा? इन दोनों में से जो भी अर्लियर है वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर अभी तक ये केस समझ नहीं आया, एक बार फिर से देख लो, इसे वीडियो को पीछे करके देख लो, क्योंकि अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आगे भी आपको दिक्कत आएगी। अब आ जाता है केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है कि आपका मूवमेंट हो ही नहीं रहा गुड्स का, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं हो रहा। जैसे शोरूम वाला एग्जांपल ले लो, आप गए मोबाइल परचेस करने शोरूम पे, तो वहीं पे आपने डिलीवरी लेनी। तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा? बिफोर और एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी। जैसे एक्स सोल्ड मोबाइल टू मिस्टर वाई एंड द डिलीवरी इज मेड एट अ एक्स शोरूम।
अब इस केस में जो डेट ऑफ सेल थी, मतलब जिस दिन सेल हुई, वो 1/7/2024 था, और जो इनवॉइस एक्चुअली इशू किया वो 11/7/2024 है। तो टाइम ऑफ सप्लाई अंडर द नोटिफिकेशन 62/2017 के अंडर ड्यू डेट और एक्चुअल डेट में से जो भी अर्लियर होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब आ जाते हैं कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। इसमें क्या होता है कि गुड्स आपको रेगुलर बेसिस पे देते जाते हैं और एक स्पेसिफिक डेट पे सेटलमेंट होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस कैसे निकलती है? डेट ऑफ इशू ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट, जिस दिन आप पीरियोडिकल स्टेटमेंट अपना इशू करते हो, मतलब क्वार्टरली, एनुअली या मंथली, जिस दिन भी आप पीरियोडिकल स्टेटमेंट इशू करते हो, या फिर जिस दिन आपको पैसा मिला, आपने सप्लाई करी जिस दिन आपको पैसा मिला। अब इसका एग्जाम्पल समझो, फिर आपको ये केस अच्छे से समझ आएगा। एक्स एंड वाई एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए जहाँ पे गुड्स सप्लाई किए जाएंगे एक्स के द्वारा हर महीने वाई को, और वाई जो है वो किसी फ्यूचर डेट पे पेमेंट कर देगा, मतलब तभी नहीं कर रहा सामान लेते हुए, वो कंटिन्यूसली घर बनता है ना तुम्हारा, सीमेंट के कट्टे आते रहते हैं, फिर एक डेट पे जाके आपके पापा पेमेंट करके आ जाते हैं। ये सेम वैसा ही केस है कि, और वाई ने क्या कहा कि मैं एट द एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड पे एक्स को पेमेंट कर दूंगा। अब इस चीज़ पर दोनों एग्री हो गए। अब एक्स का जो स्टेटमेंट था, जो भी उसने सप्लाई करी क्वार्टर एंड 30 सितंबर के क्वार्टर एंड पे जो भी उसने सप्लाई की, उसका पीरियोडिकल स्टेटमेंट वो फाइल करता है या इशू करता है 10 अक्टूबर को, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल है, देखो अभी से समझो। अब जो एक्स ने वाई को सप्लाई की वो 4 सप्लाई की, 70,000 की, 1,10,000 की, 1 लाख की और 90,000 की। पीरियोडिकल स्टेटमेंट जो एक्स ने फाइल किया वो सबका सेम था, 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर, लेकिन जो पेमेंट आया वो अलग अलग डेट पे आया, जैसे 31/7, 31/8, 39 और 19/10। अब हमने क्या पढ़ा था कॉन्टिन्यूस सप्लाई के केस में, जिस दिन पीरियोडिकल स्टेटमेंट इशू किया या फिर जिस दिन हमें पेमेंट मिला, इन दोनों में से जो अर्लियर होगा वो हमारी ड्यू डेट होगी, टाइम ऑफ सप्लाई नहीं, वो ड्यू डेट होगी। तो इनमें से जो अर्लियर है वो हमारी ड्यू डेट्स आ गई, और एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस हमारी क्वेश्चन में गिवन थी हमें, जो मैंने नीचे लिख रखी है। अब अगर हमें टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है तो इन दोनों में से ड्यू डेट और एक्चुअल डेट में से जो अर्लियर है वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। केस समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो पीछे करके देख लेना, क्योंकि एक बारी में मेरे को भी नहीं लगता कि तुम्हें प्रॉपर समझ आ रहा होगा, बिकॉज दे आर टू मच कॉम्प्लिकेटेड टाइप केस। केस 4 हो जाता है सप्लाई ऑफ अप्रूवल बेसिस, जब आप जो है सप्लाई करते हो अप्रूवल बेसिस पे। अब इसका मतलब क्या होता है कि आप एक टी शर्ट लेने गए, आपने टी शर्ट पसंद तो कर ली, बट आपको ये लगा कि यार ये टी शर्ट जो है मुझे पता नहीं मेरे घर पे पसंद आएगी या नहीं, मम्मी को पसंद आएगी या नहीं। तो आपने क्या किया, उस टी शर्ट वाले से बोला कि मैं आप टी शर्ट लेके तो जा रहा हूँ, बट अगर मैं मम्मी को दिखाऊंगा और मम्मी को पसंद आ गई तो ही मैं इसे रखूंगा, अगर नहीं पसंद आई तो मैं वापस कर दूंगा। ये आपका केस हो जाता है सप्लाई ऑन अप्रूवल बेसिस। तो इस केस में आपको ड्यू डेट कैसे डिटरमाइन करते हैं? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ सप्लाई या 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, मतलब जिस दिन आपने उसे कॉल करके बता दिया कि जी मम्मी को टी शर्ट पसंद आ गई है, मैंने टी शर्ट रख ली है, वो डेट मतलब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। या फिर जिस दिन आप वो टी शर्ट लेके गए उससे 6 महीने तक, मतलब वो डेट ऑफ रिमूवल 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स आपको दे रखा है और आपको डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दे रखा है। तो डेट ऑफ रिमूवल आपको दे दिया, अब हमें क्या निकालना है, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। तो हमने कैलकुलेट किया 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, जो आ गया हमारा 1 जनवरी 2024। और हमने जो कॉल करके बताया कि जी मम्मी को टी शर्ट पसंद आ गई, वो है 1/11/2023, ठीक है। तो हमारी ड्यू डेट कौन सी हुई, इसमें से जो भी अर्लियर होगा, मतलब 1/11/2023, और एक्चुअल इनवॉइस हमने रेज किया था 10/11/2023। तो टाइम ऑफ सप्लाई, ड्यू डेट और एक्चुअल डेट में से जो भी अर्लियर हुआ। अब हमने सारे केस कवर कर लिए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, अभी मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि जो रिसिपेंट है वो लाइबल है टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर डायरेक्टली हमें 4 डेट दे रखी है, और इसके में से जो भी अर्लियर होगी वो हमारी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। पहली डेट है डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स, जिस दिन बायर ने गुड्स रिसीव किए, क्योंकि अब तो हम बायर के प्रोस्पेक्टिव से सब कुछ देखेंगे, रिवर्स चार्ज में तो यही होता है। या फिर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, जिस दिन इनवॉइस इशू किया गया उसके 31वें दिन, या जिस दिन हमने पेमेंट करी सप्लायर को। अब पेमेंट जो करी सप्लायर को उसके अंदर फिर से 2 डेट आती हैं, डेबिट इन अ बैंक अकाउंट, जिस दिन हमारे खाते से कट गई, या जिस दिन हमने अपनी बुक में रिकॉर्ड कर ली कि हाँ जी आज हमने पेमेंट कर दी। इन चारों डेट में से जो भी अर्लियर डेट आएगी दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। नाउ वी विल कंसीडर द केसेस। देखो, अगर
इन सारी केसेस से भी आपको टाइम ऑफ सप्लाई ना डिटरमाइन हो तो आपको क्या करना है, जो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स है, जिस दिन आपको गुड्स मिले, ठीक है, आप बायर के प्रोस्पेक्टिव से सब देख रहे हो, जिस दिन आपको गुड्स मिले वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब यहाँ पे 3 केसेस हैं जिनमें हमें अलग अलग डेट ऑफ रिसिप्ट दे रखी है, इनवॉइस दे रखा है। सबसे पहले डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, किस दिन हमें गुड्स रिसीव हुए। डेट ऑफ इनवॉइस, अब हमें डेट ऑफ इनवॉइस की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अभी जो हमने डेट्स पढ़ी उसमें 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस हमारे लिए ज़रूरी है। तो हमने डेट ऑफ इनवॉइस से 31st डेट फ्रॉम द इशू ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस कैलकुलेट किया। जैसे कि फर्स्ट केस में करो तो डेट ऑफ इनवॉइस 17 है बट 31st डे 18 होगा, और जिस दिन हमने पेमेंट किया वो डेट ले ली। तो अब हमारी 3 डेट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, 31st डे फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस एंड द डेट ऑफ पेमेंट, इन तीनों में से जो अर्लियर हुई है वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। बाकी 2 केसेस दे रखे हैं एग्जाम्पल के लिए, समझ लेना। देन आ जाता है हमारा सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 13 सबसेक्शन 4। अब ये मैंने 12 एंड 13 क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 12 गुड्स के बारे में बताएगा और 13 सर्विसेज के बारे में, बट ये प्रोविजन दोनों ही सेक्शन में सेम है, तो मैंने इतना वीडियो को लंबा खींचने की जगह इसी में लिख दिया है ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। अब ये आ जाता है बाउचर का केस। अब अगर बाउचर के केस में क्या है कि जिस टाइम पे सप्लाई हुई, जिस टाइम पे आपको वाउचर इशू किया, उस टाइम पे अगर इशूअर को पता था कि आप वाउचर से क्या खरीद सकते हो तो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा जिस दिन आपको वाउचर इशू किया। बट अगर वाउचर इशू करते टाइम इशूअर को पता ही नहीं था कि आप क्या खरीद सकते हो वाउचर से, तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, जिस दिन आपने वाउचर को रिडीम किया। अब ये कौन कौन से केस है, मान लो मैंने आपको वाउचर इशू किया जिससे आप सिर्फ लैक्मे की लिपस्टिक खरीद सकते थे। अब मुझे पता है कि आप उससे सिर्फ लैक्मे की लिपस्टिक खरीद सकते हो, तो ये फर्स्ट वाला केस हो गया कि इशूअर को पता है कि क्या मतलब आप जो है वाउचर किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। बट मैंने आपको वाउचर कर दिया कि अगर आप फ्लिपकार्ट से कुछ भी शॉप करोगे ना तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब फ्लिपकार्ट पे तो इतनी सारी चीज़ें आप कुछ भी खरीद सकते हो, तो ये सेकंड केस हो गया जिसमें मुझे नहीं पता कि आप फ्लिपकार्ट से क्या खरीदने वाले हो। तो इनका मैंने बता दिया कि इनका टाइम ऑफ सप्लाई आपको कैसे निकालना है। फिर आ जाता है सेक्शन 12 और 13 का सबसेक्शन 5 रेजिडुअल लॉस। रेजिडुअल लॉस के केस में आपको टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब अगर आप सारी प्रोविजन के बेसिस पे टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर आपको क्या करना है, मतलब आपने सब लगा के देख लिया जी, सारा मत्था पच्ची करके देख लिया, बट अभी भी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकल रहा है, तो आपको क्या करना है, जिस दिन अगर आप पीरियोडिकल जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो तो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई होगा जिस दिन आपने रिटर्न फाइल किया, और अगर आप पीरियोडिकल जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल करते हो तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा जिस दिन आपने जीएसटी को पे करा। ठीक है, समझ आया? ही मैंने चार्ट के थ्रू बता रखा है, होप आपको समझ आ गया होगा। देन आ जाते हैं हम एडिशन इन अ वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी के केस में अगर आपने कोई भी डिले पेमेंट करा है, देर से जी आपने पेमेंट दिया है, पहले तो पैसे इधर उधर उड़ा दिए और बाद में आपने देर से पेमेंट दिया, जिसकी वजह से आप पे लग गया जी पेनल्टी, लेट फी या इंटरेस्ट लग गया, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई होगा जिस दिन भी आपने इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी पे करी है, ठीक है, वो ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा, द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द इंटरेस्ट पेनल्टी पे करने का। अब आ जाता है सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब तक हम गुड्स का पढ़ रहे थे और जहाँ जहाँ गुड्स और सर्विसेज की प्रोविजन सेम थी वो मैंने एक साथ पढ़ा दी। अब हम पढ़ने वाले हैं सर्विसेज का फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। अब इसमें 2 केस है, अगर आपने इशू जो इनवॉइस है वो ड्यू डेट तक इशू कर दिया, और ड्यू डेट कैसे पता चलेगी, वही सेक्शन 31 अभी हम बताएंगे। इसके केस में कि ड्यू डेट क्या है, अगर आपने इनवॉइस ड्यू डेट तक इशू कर दिया है तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जो भी इसमें से अर्लियर है, जिस दिन आपको पैसा मिल गया या जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया, इन दोनों में से जो भी अर्लियर है। लेकिन अगर आपने ड्यू डेट तक इनवॉइस इशू नहीं किया तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जिस दिन आपने सर्विस कंप्लीट करी है वो, या जिस दिन आपको पेमेंट मिला है। अब नीचे की डेट तो दोनों में सेम है, पेमेंट मिला है, पेमेंट मिला है, बस ऊपर की डेट अलग है, बस ये आपको याद रखनी है कि ऊपर की डेट अलग है। अब डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में भी फिर से वही 2 डेट हैं जो पहले हमने पढ़ी थी, कि जिस दिन आपके खाते में पेमेंट आ गया या जिस दिन आपने अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लिया कि जो हमारे पास पैसा आ गया। अब ड्यू डेट एज पर सेक्शन 31 सर्विसेज के केस में क्या है, तो इसमें बहुत ही जनरल है, इतने सारा ड्रामा नहीं है। जनरल क्या है कि 30 दिन के अंदर, जिस दिन भी आपकी सर्विस कंप्लीट हुई उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू करना था। देखो जो सर्विस होती है ना वो बहुत ही मतलब अलग अलग तरीके की होती है। गुड्स के केस में तो जी दे दिया तभी इनवॉइस इशू कर दिया, सर्विसेज के केस में नहीं हो सकता ना, तो इसलिए 30 दिन का टाइम दिया है। लेकिन अगर वो सर्विस इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी के रिगार्डिंग है तो 45 दिन का टाइम आपको दिया गया है।
अब आ जाते हैं कुछ स्पेशल केसेस, जैसे कि कॉन्टिन्यूस सप्लाई। अगर कॉन्टिन्यूसली कोई सर्विस सप्लाई हो रही है, वैसे ही कॉन्टिन्यूस गुड सप्लाई होते थे ना, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सर्विस सप्लाई हो रही है, तो उसमें ड्यू डेट जो पेमेंट की अगर फिक्स्ड है, अब ये ट्यूशन के एग्जाम्पल से समझो, आगे मैंने एग्जाम्पल दे भी रखा है। अगर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस आपकी फिक्स्ड है, तो जिस दिन आपने इनवॉइस इशू करा वो, ठीक है, मतलब पेमेंट जो भी आपकी ड्यू डेट पे आ गई। लेकिन अगर आपकी जो ड्यू डेट है पेमेंट वो फिक्स नहीं है, तो उस केस में इनवॉइस की ड्यू डेट क्या होगी, जिस दिन आपने सर्विसेज का पेमेंट आपको मिला। अब एग्जाम्पल से समझो, मुझे पता है समझ नहीं आ रहा होगा। देखो, आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो, तो आपका जो ट्यूशन फ़ी है वो है 15,000 रुपये, और आपने कहा कि हम ये जो फीस है वो 3 इंस्टॉलमेंट में मैडम को पे करेंगे, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अब अगर मैंने बोल दिया कि मैंने आपका ट्यूशन 1 तारीख से लगाया था, तो आपको हर महीने की 1 तारीख को मुझे पेमेंट करना है। तो अब 1 तारीख वाले केस में क्या है, क्योंकि मैंने फिक्स कर दिया कि 1 तारीख को पेमेंट करना है, तो ड्यू डेट क्या हो गई, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, मतलब 5,000 एवरी मंथ। बट अगर मैंने फिक्स नहीं किया कि चलो कोई बात नहीं, जैसे मर्जी आ जाना, जैसे मर्जी पेमेंट कर देना, तो उस केस में जो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगी, जिस दिन आपने मुझे पेमेंट किया। मान लो पहले तो आपने मेरे को जल्दी पेमेंट कर दिया 1 तारीख को ही, तो 1 तारीख की होगी, अगले महीने आपने और लेट कर दिया, 16 तारीख कर दी, तो वही मेरी ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस होगी। पर बाद में तुम्हें डाटा की पेमेंट जल्दी क्या करो, तो फिर तुमने 9 तारीख को किया, तो दैट इज द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। आई होप अब तुम्हें समझ आ गया होगा। देन आ जाता है, अगर आपका पेमेंट किसी माइलस्टोन से लिंक है, मतलब कि आपने कुछ कर दिया, कि आपने अगर इतना अचीवमेंट कर लिया तब आपको पेमेंट मिलेगा। जैसे आपने मेरे को बोला कि मैडम हमें ना विश्वास नहीं है, तो अगर आप मेरा 20% सिलेबस कंप्लीट करा दोगे तब मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा, और फिर उसके बाद जैसे आप मेरा 40 कराओगे तो फिर 5,000 रुपये, ऐसे ऐसे होगा। तो मेरा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा, पहले 5,000 का जब मैं 20% आपका सिलेबस करा दूंगी, अगले 5,000 का जब मैं 40% कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। अब अगर बीच में ही सर्विस सीज होती है, मगर आपको ट्यूशन पसंद नहीं आया और आपने बीच में ही ट्यूशन छोड़ दिया, तो मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस बीच में ही सीज होगी। तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगी, जिस दिन आपने मेरा ट्यूशन छोड़ा, ठीक है। और वैल्यू ऑफ इनवॉइस क्या होगी, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने 40% सिलेबस कंप्लीट करा दिया, तो वही वैल्यू ऑफ इनवॉइस होगी 40% सिलेबस, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने दे रखा है यहाँ पे, आप इसे समझ सकते हो। देन ये अलग अलग केसेस हैं जहाँ पे डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, इनवॉइस कब इशू हुआ और पेमेंट कब हुई, ये अलग अलग केसेस यहाँ पे दे रखे हैं, और मैंने बहुत ही ईजिली एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप इसे समझ सकते हो। मैं एक पहला केस, 2 केस समझा देती हूँ। देखो, हमने जो इनवॉइस इशू किया वो 10/7 पे कर दिया, ठीक है, इनवॉइस हमारा इशू हो गया, और हमारा जो डेट ऑफ पेमेंट था वो 1/8 हो गया, क्योंकि अब हमारी कंप्लीशन ऑफ सर्विस 1/7 थी और हमने इनवॉइस 30 दिन के अंदर अंदर इशू कर दिया, मतलब ड्यू डेट से पहले कर दिया, तो इन दोनों में से जो अर्लियर होगा वो आ जाएगा। बट दूसरे के केस में हमने ड्यू डेट के बाद इनवॉइस इशू किया है, तो हम क्या लेंगे, जिस दिन हमारी सर्विस कंप्लीट हुई वो, या जिस दिन हमें पेमेंट मिला। तो अब हमने ये 31 नहीं लिया, अब हमने 1/7 लिया और 15/7 लिया, ठीक है। बाकी केस भी सिमिलर है, रोक के वीडियो समझ सकते हो, ठीक है। अब आ जाता है कि हाँ, ये नेक्स्ट केस है। यहाँ पे क्या है कि अगर एडवांस में, मतलब सर्विसेज के केस में, अगर आपको कोई एडवांस दे देता है, तो अगर वो 1,000 रुपये तक का एडवांस देता है, तो वो इशू का वो टैक्सेबल होगा जब आपने इनवॉइस इशू किया। लेकिन अगर 1,000 से ज़्यादा रहता है, तो जब आपका पेमेंट आया तभी वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब हम कंप्लीट करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अभी तक हम सर्विस का फॉरवर्ड चार्ज पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगी। अब इसमें टाइम ऑफ सप्लाई में क्या है कि इन दोनों डेट में से जो ये डेट दे रखे है, 61st डेट फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, जिस दिन आपका इनवॉइस इशू हुआ उससे 61st डे तक, या फिर जिस दिन आपको पेमेंट मिला, इन दोनों में से जो भी इवेंट पहले होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा, ठीक है। और जब आप 61st डेट कैलकुलेट करेंगे, तो जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया वो वाली डेट आप नहीं लेंगे, उसके अगले दिन से आप 61st डेट्स कैलकुलेट करेंगे। डेट ऑफ पेमेंट में फिर से वही दो आपकी डेट आती है, जिस दिन आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटा, या जिस दिन आपने अपनी बुक में रिकॉर्ड किया कि जी मैंने श्यामलाल जी का पैसा दे दिया है, ठीक है। अब आ जाता है एक नेक्स्ट प्रोविजन सेक्शन 13 का सबसेक्शन 3। अगर आपने कोई भी सर्विस इंपोर्ट करी है, तो अगर आपने कहीं बाहर से कोई सर्विस इंपोर्ट किया है ना, तो उस केस में जिस दिन आपने फॉरेन एसोसिएशन को पेमेंट किया, या जिस दिन आपने अपनी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया कि मैंने जी मिस्टर एक्स से ये सर्विस इंपोर्ट करी थी और इसका पेमेंट मैंने इस डेट को किया है, ठीक है, तो जिस दिन आपने पेमेंट कर दिया या जिस दिन आपने अपनी बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिख दिया, उन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। अब आ जाता है हमारा द लास्ट सेक्शन, दिस इज सेक्शन 14।
कि टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे हम उन केसेस में जहाँ पे जो रेट है, टैक्स रेट है, वो चेंज हो गया। देखो, अब पहला केस आता है कि टैक्स रेट चेंज होने से पहले ही हमने सप्लाई कर दी थी, मतलब मैंने सप्लाई कर दी और बाद में नोटिफिकेशन आया कि जो टैक्स रेट है वो चेंज हो गया। और जो मैंने इनवॉइस इशू किया था वो भी टैक्स रेट चेंज होने के बाद किया था। मैंने जो पेमेंट करा रिसिप्ट का जो मतलब मुझे पेमेंट जो मिला वो भी जो चेंज हो गया टैक्स रेट उसके बाद ही मिला। तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जिस दिन मुझे पेमेंट मिला या जिस दिन मैंने इनवॉइस इशू किया, विच एवर इज अर्लियर। और रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगेगा, न्यू वाला जो नया अब आ गया है, ठीक है। अगर मैंने मतलब ये सारा केस वही है कि मैंने सप्लाई कर दी और फिर टैक्स रेट चेंज हो गया। अगर मेरा जो इनवॉइस था वो मैंने पहले इशू कर दिया था, रेट चेंज होने से पहले इनवॉइस इशू कर दिया, बट जो मुझे पेमेंट आया वो बाद में आया, तो इस केस में मेरा टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ इनवॉइस और मेरा ओल्ड वाला जीएसटी रेट ही लगेगा। बट अगर मैंने इनवॉइस तो बाद में इशू किया बट मुझे पेमेंट पहले मिल गया था, ठीक है, तो इस केस में मेरा टाइम ऑफ सप्लाई होगा जिस दिन मुझे पेमेंट मिला और टैक्स ओल्ड वाला लगेगा। बट अगर मैंने मेरा टैक्स रेट चेंज होने के बाद मैंने सप्लाई करी है और उस केस में मेरा जो इनवॉइस है वो मैंने पहले इशू किया था बट मेरा जो पेमेंट आया वो बाद में आया, तो मेरा जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो डेट ऑफ पेमेंट होगा और न्यू वाला मेरा टैक्स रेट लग जाएगा। बट अगर इनवॉइस मैंने बाद में इशू किया और मेरा जो पेमेंट था वो पहले आ गया था, तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ इनवॉइस और मेरा न्यू वाला ही टैक्स रेट लगेगा। बट अगर मेरा पेमेंट भी पहले ही आ गया था, इनवॉइस भी पहले ही मैंने इशू कर दिया, बस सप्लाई बाद में किया है, तो मेरा जो डेट ऑफ इनवॉइस है और डेट ऑफ पेमेंट इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा ना वो ही मेरा क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। और इस केस में जो हमारा रेट लगेगा वो भी ओल्ड वाला लगेगा। इसी के साथ आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए ना तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, हमारे चैनल की जो पोस्ट है उसमें जाके आप चेक कर सकते हो या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।